वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में वो कहते हैं वेलकम, इस दुआ उम्मीद के साथ कि आपके रोजे खैरियत से गुजर रहे हैं, महीना अच्छा चल रहा है, इबादतें भी बेहतरीन हो रही हैं, फैज़ भी हासिल करने की भरपूर कोशिश की जा रही है, इबादतें की जा रही हैं और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की जो हमारी कोशिशें होती हैं वो हम भरपूर तरीके से सरअंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अल्लाह हमारी इन्हीं इबादत कबूल कोशिशों भी में करे। आमीन। अच्छा शुएब, इन्हीं कोशिशों में एक कोशिश हमारी ये होती है कि अच्छा पाकिस्तानी कौम की अगर बात की जाए ना तो चैरिटी में हम बहुत ऊपर हैं। एब्सोल्युटली हम एब्सोल्युटली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि जहाँ कहीं किसी को ज़रूरत होती है तो हमारी जो कौम है वो देने से कभी नहीं घबराती कतराती, और वो बस देने वाला हाथ होता है उनका कि और फिर ये जो बाबरकत महीना होता है इसमें कोशिश ज़्यादा ज़्यादा तमाम लोगों की होती है कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल भी रखें। एट द सेम टाइम जिसकी जितनी मदद हो सकती है बिल्कुल हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसकी उतनी मदद करें। एब्सोल्युटली। और कोशिश ये करें कि स्पेशली जब हम कहते हैं ना कि रोज़ेदारों को अफ्तारी कराना, उनको खाना खिलाना, एट द सेम टाइम सहरी के हवाले से भी एहतमाम ज़रूर करने की कोशिश करें। आपके आसपास अगर कोई ऐसी फैमिलीज़ रहती हैं, कोई अकेले कोई बुजुर्ग रहते हैं, कोई ऐसा शख्स रहता है तो उसको भी आप सपोर्ट करें सहरी और अफ्तारी में। अदरवाइज़ भी जो कोई और किसी शहर से आया होता है, आपके शहर में मेहमान होता है, कोई मजदूर होता है, उसका भी ख्याल रखने की कोशिश करें। जो चैरिटी की बात सबीन ने आपने की, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दैट कि जो एफर्ट्स होती हैं वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए कि अच्छा किसी तक जो आपकी मदद पहुंच रही है वो वाकई उसका मुस्तहिक हो, इसका भी ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ यही नहीं कि बस मैंने तो दे दिया। डोंट सपोर्ट बैगर्स। हम डोंट हमेशा कहते सपोर्ट हैं बैगर बेगर्स। माफिया, इसको आपने हाँ जस्ट मेक श्योर कि आप हम सब ने मिल के इसका खात्मा करना है। आप जितना इन हैबिचुअल बैगर्स को देते एब्सोल्युटली। रहेंगे ये उतना ही ये एक नेटवर्क होता है, ये बढ़ता आपको नजर आएगा। इसको आप खत्म नहीं कर सकते, इसको हम सब मिलकर तब भी खत्म कर सकते हैं जब आप देना बंद करें। आप देना बंद करेंगे तो कोई रोड पे आएगा क्यों? आप सफेद पोश लोगों को ढूंढें या फिर कोई ऐसे शख्स जो कि आपको लगता हो कि अच्छा ये हैबिचुअल नहीं है, आप थोड़ी सी जांच पड़ताल करके या वाकई आपको वो डिजर्विंग लग रहा है आप उसको दें, ताकि आप जिस जगह पर पैसा दे रहे हैं आपकी चैरिटी वहां पर ही जाए जहां पर जिसको ज़रूरत है। जहां ज़रूरत नहीं है सिर्फ एक हम देख रहे होते हैं कि हैबिट के तौर पे बाहर होते हैं कि कमाना ना पड़े, बच्चों को भेज दिया। स्पेशली जो मुझे दुख इस बात का होता है जो बच्चों को गाड़ियों के पास भेज देते हैं। यस अच्छा मैं कल देख रही थी, मुझे इतना मतलब मेरा दिल बंद हो रहा था एक तरह से देख के, ये कि एक गाड़ी जा रही है, एक सिग्नल है, रुकी है गाड़ी, बच्ची आई है छोटी सी, कुछ 6 साल की होगी मैक्सिमम, वो गाड़ी के साथ जा रही है और उससे मांगना शुरू किया। जाहिर है लोग नहीं अक्सर विंडो नीचे कर रहे होते, नहीं दे रहे होते, सिग्नल रुका, गाड़ी चलना शुरू होगी, वो साथ साथ जा रही है, पीछे गाड़ियां इतनी 7 गाड़ियां जा रही हैं, ट्रैफिक है, मेन रोड है, लेकिन उस बच्ची को अपनी जान की परवाह नहीं है। इस कदर जो है ना ऐसे लोगों के, इन बच्चों के दिमागों को खराब किया गया है कि दे डोंट अंडरस्टैंड कि उन्होंने करना क्या है। तो ये तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारा दिल दहलना शुरू हो जाता है। तो आई एब्सोल्युटली। थिंक फिर जो लोग सपोर्ट करते हैं आप लोग इक्वली इसमें इन्वॉल्व हम होते हैं। सब इक्वली इन्वॉल्व हैं। अगर हम उनको एग्जैक्टली, दे रहे हैं डिस्करेज नहीं पैसे, करते। अगर आप डिस्करेज नहीं कर रहे उसको, तो वी आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। चूंकि जब आप उसको इसी छोटी सी एज में पैसे दे देंगे, कुछ चीज़ दे देंगे, उससे मालूम है अच्छा बस फिर तो आसान हो गया, अब मुझे कुछ काम एग्जैक्टली। नहीं करना पड़ेगा बड़े होके, बस मैं मांगूंगी या मांगूंगा पैसे और मुझे पैसे मिल जाएंगे। सो कोशिश हमें क्या करनी है, बिकॉज हम अक्सर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, मसाइल का जिक्र करते हैं, सोल्यूशन की बात नहीं करते। छोटे छोटे सोल्यूशन जो मैं सभी आज डिस्कस भी करते हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कर सकते हैं कि कोई छोटा सा कोर्स कहीं हो रहा है, कोई कोर्स करवा रहा है, कोई स्किल सिखा रहा है, आप किसी को बजाय इसी के पैसे दे, आप उससे कहें कि मैंने तुम्हारा उस कोर्स में एनरोलमेंट करा दिया, हाँ। सीखो, कमाओ। सो ये कोशिश करें कि मछली ना दें, उसे मछली पकड़ना सिखाएं। अगर कोई स्किल आपको आता है आप वो स्किल किसी तक पहुंचाएं। इसके साथ साथ कोशिश हमने क्या करनी है कि जो जो मांग रहा है, एक तो एक सबसे पहले उनको एक दफ़ा बताना जरूर बड़े प्यार से कि देखो ये ना करो, ये ना करो, ये गलत चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ उसे काम दें। फॉर एग्जाम्पल हमारे मोहल्लों में कोई अगर आए मांगने के लिए, लॉन का काम करवा लें, घर का कोई काम करा लें, सफाई करवा लें, कोई काम हाँ, कराएं, उससे कोई ताकि काम उन्हें करवाएं। ये हो कि उन्हें उजरत मिली है उस उजरत चीज मिली की। है उन्हें, उन्हें भीख नहीं मिली बल्कि उनको उजरत मिल रही है। इसमें आप और एक काम कर सकते हैं, भले छोटा सा काम कराएं, आप ज्यादा पैसे दे दें, चैरिटी जरूर करें, लेकिन इस अंदाज से करें कि अगले बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट मजरूर ना हो हाँ। और उसको लगे कि मैंने मेहनत की है, मैंने मेहनत से अर्न किया। जब उसे थोड़ा सा काम करके पैसे मिलेंगे सो उसमें एक अर्ज डेवलप होगी मुझे काम अच्छा, करना और है। ऐसे में आपने बड़ी प्यारी बात की, हमारा दीन कितना खूबसूरत है, कितनी खूबसूरती है देने के लिहाज से भी बिल्कुल हमारे दीन के अंदर के। एक तो जाहिर है मदद करने का, सदका खैरात करने का, दूसरों की हेल्प करने का, ये वैसे ही हमारा दीन काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एम्फसाइज भी करता है। एट द सेम टाइम हमेशा ये कहा जाता है कि
जब किसी को दो तो ऐसे दो कि दाएं हाथ से अगर दो तो बाएं हाथ को खबर ना हो। तो ये बड़ी बड़ी एक प्यारी सी एक सोच है, एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसको हम सबको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर, आपने क्योंकि शोएब हम चैरिटी की बात कर रहे हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग जब चैरिटी दे रहे होते हैं तो दे मेक श्योर कि वो सब देखें कि दे रहे हैं, फेस रिवील कर रहे हैं लोगों का। अब जो लेने वाला है वो बेचारा मजबूर है, तभी वो लेने वाला हाथ है और आपके पास खड़ा हुआ है, और अक्सर सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो किसी को कह भी नहीं पा रहे होते, बड़ी मजबूरी में आके वो आपसे राशन का बैग जो है वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जी हमने जी राशन ड्राइव आज की है और आपने पूरी वीडियो बनाई है, वीडियो बनाने के बाद अपने व्लॉग के चक्कर में आपने उसको अपलोड कर दिया है। या अगर आपने अपलोड करना ही है तो इस चीज का ख्याल करें, फेस ब्लर करें, फेस ब्लर करें। yes. हम आइडेंटिटी रिवील ना करें। हम ये कहते हैं ना कि हम इसलिए ये करते हैं कि ताकि बाकी लोग जो है, जस्टिफिकेशन ये आती है कि बाकी लोग जो है वो इनकरेज हों और ये और वो। और अक्सर ये भी होता है कि आपने जब ड्राइव जब आप शुरू करते हैं ना तो फिर आपने डोनेशंस लिए होते हैं, देन लोग भी देखना चाह रहे होते हैं कि आपने कहाँ खर्च किया। सही बात है। उसका कोई और तरीका भी हो सकता है, आप डिटेल्स भी दे सकते हैं दूसरे शख्स को कि आपने किसको राशन दिया। एट द सेम टाइम अगर इतनी मजबूरी है करने की और ऐसी जस्टिफिकेशन है तो आप उनके चेहरे छुपाएं। कोशिश ये करें कि आप उनके, उस टाइप पे लोग कहते हैं अच्छा हमने कॉन्सेंट के साथ अपलोड किया है, मजबूर इंसान है, आप कॉन्सेंट लेके मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। अपनी रिस्पांसिबिलिटी का तो ख्याल रखें, ये तो आप पे भी रिस्पांसिबिलिटी, जैसे सबीन आपने बात की ना कि दाएं हाथ से दें बाएं को पता ना चले, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया के दौर में कि किसी को अगर दे रहे हैं तो सोशल मीडिया की जीनत ना बनाएं, पूरी दुनिया को ना दिखाएं किसी की मजबूरी, किसी का अफलास, किसी का दुख, किसी की परेशानी, किसी की तकलीफ, ये ना दिखाएं। हाँ, उसको सपोर्ट करें, उसकी मदद करें, उसका हाथ थामें, उसको लेकर आगे बढ़ें, लेकिन जब आप वसीला बन रहे हैं तो कोशिश करें कि वाकई वो जो एक भरम होता है वो उसका रह जाए। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे इस मैसेज के साथ। ब्रेक से जब वापस आएंगे हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे और आज भी हम कुछ डिफरेंट मौजूआत पे करेंगे गुफ्तगू अपने मुख्तलिफ मेहमानों के साथ। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे बॉन्डिंग की, डिफरेंट जनरेशंस की आपस में बॉन्डिंग, जैसे जनरेशन जी एंड जनरेशन अल्फा, इनकी बॉन्डिंग कैसी है, सिबलिंग्स की बॉन्डिंग कैसी है, अदरवाइज बॉन्डिंग कैसी फील करते हैं, प्लस अदर जनरेशंस के साथ भी, मिलेनियल्स के साथ भी इनकी बॉन्डिंग कैसी है। आज इस मौजूद पे बात करेंगे। शीज़ का रमजान, ये हमारा सेगमेंट है एंड शीज़ इज विद अस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छे दोस्त हो, अच्छे भाई हो? अच्छा भाई तो नहीं है, अच्छे बेटे हो? ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जेन अल्फा से भी कम्युनिकेशन का मसला है। कि आपकी बहन जेन अल्फा में आती है ना। अच्छा अच्छा, वाकई प्रॉपर वाली जेन अल्फा है वो। ये प्रॉपर जेन अल्फा कौन सी होती है? टैब यूज कर रहे होते हैं पूरे दिन। ओके, टैब की स्क्रीन गंदी की होती है। तो ये तो जेन जी भी करती है। जेन जी भी टैब हम यूज नहीं करते, हम फोन वाले थे और वो पूरे दिन यूज करते हैं, मतलब वो कुछ करते नहीं, उनकी लैंग्वेज बहुत। उनको फोन मिलता नहीं होगा ना, आपको फोन मिल जाता होता है, ये भी एक वजह है ना। फोन नहीं होता, टैब भी एक तरह से। हाँ, और स्क्रीन गंदी की होती है, सिर्फ वही करना आता है। गेम्स कुछ बहुत, एक चीज होती है आजकल, आपने शायद सुना, ब्रेन रॉट। पता है आपको क्या है? ब्रेन रॉट? ब्रेन रॉट, ब्रेन रॉट, ब्रेन रॉट हमने टर्म सुनी तो है मैंने। ये ब्रेन रॉट बेसिकली वो होता है जो कोई वो चीज देख रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा हो, मतलब ऐसी ही बस नॉर्मल हो, मतलब कुछ उसमें समझ नहीं आ रही हो, उसको ब्रेन रॉट बोलते हैं। दे जस्ट वॉच इट बिकॉज ऑफ ब्राइट कलर्स एंड स्टफ। जिसमें हम ये देखते हैं कि बस लोग भाग रहे हैं, चीजें तोड़ रहे हैं, अग्रेसिव सा कंटेंट है,
समटाइम्स बोल भी नहीं रहे हैं, चीखें मार रहे हैं या हंस रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एंड दैट्स इट। इस कंटेंट की बात कर रहे हैं। और ये जेन अल्फा IQ कम होता है उससे, और ये जेन अल्फा में आया है। लेकिन ये मैंने रियलाइज किया था कि अगर जेन अल्फा में ये आया है तो जेन अल्फा तो खुद तो बना नहीं सकती है, तो बना तो जेन जी या मिलेनियल्स ही हैं। सही बात है। तो अब इसका मैंने किया और है। बस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये मार्केट है। आई मीन देयर आर market तो है। पोटेंशियल बायर्स। वो इतने मतलब वो देख भी लेते हैं ना, और उसमें मतलब मैंने देखा था कि उस पे 100 मिलियंस व्यूज हैं। और अगर आप देखें, मतलब मैं अपनी बात करूं अगर, और मुझे देखना पड़े वो कोई 2 मिनट भी बहुत ज्यादा है, मिनट भी देखना पड़े मुझे, तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाए। इसलिए जिस brain तरह rot वो बोलते हैं। इतना एब्रप्ट कलर्स अरे, वाकई शार्प कलर सीन, और जिस तरह डिस्टर्ब होता है बंदा। आपको वाकई एंजाइटी होना हाँ, शुरू हो जाती है। बिल्कुल। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे लोग। वो उनको पता नहीं अच्छा लगता है। कुछ गेम्स भी होती हैं अजीब, और बहुत वायलेंट भी आती हैं आजकल तो। अच्छा, काफी सारी इनफैक्ट कुछ कार्टून्स हैं, कुछ चैनल्स हैं जिनका Yes. नाम पता नहीं ले तो लेना चाहिए वैसे। क्या आप उनसे अपने बच्चों को दूर रखें, सही या बात। आप कंप्लीटली दूर नहीं रख सकते तो कम से कम कंट्रोल रखें। बच्चा वही एक्ट करना शुरू हो जाता है। Yes. अच्छा, जेन जी में वाकई हमने नहीं देखा, जेन अल्फा में हमने ये चीज देखी है, बच्चे बैठे बैठे खुद से बातें कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सेल्फ टॉकिंग बहुत ज्यादा है। सेल्फ टॉकिंग है जी। और वो तो इसके नींद अलावा- में ऐसे कर रहे होते हैं जैसे टैब यूज कर रहे नहीं, ये वाकई है। हैं। इसलिए ब्रेन रॉट उसको बोलते हैं प्रॉपर। डज दैट मीन कि जेन जी और जेन अल्फा की आपस में बॉन्डिंग ना हो? आप लोग समझाएं ना उनको, आप ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। वो अगर मैं बोलूंगा ना शेरी को कि ये ना करो, वो उतना ही उसको करेगी। अच्छा, ये मसला भी है जेन अल्फा में। ये तो है। जेन जी की नहीं सुननी अच्छा, ये भी एक वजह है ना शोएब कि जो कंटेंट है वो इतना एडिक्टिव सा है बहुत ज्यादा। कि बच्चे एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। वाकई आप अगर उनसे, नहीं, मुझे वैसे समझ नहीं है एडिक्टिव क्या है उसमें। क्योंकि आप देखते नहीं है उस तरह से, क्योंकि नहीं, और स्पेशली मतलब- उनकी एज में आपने उस तरह का कंटेंट नहीं देखा। शायद उनकी एज इस तरह की है कि वो कंटेंट उनकी पर्सनालिटी पे, उनके दिमाग पे ज्यादा असर कर रहा है। आप बड़े होके यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये दिस इज नॉट द वो बेसिकली रियलिटी, उनके दिमाग को आप पे असर नहीं करता। स्टिमुलेट कर रहा है वो कंटेंट, और वो उससे आदी होते चले जा रहे हैं कि उनको वही स्टिमुलेशन अब हर वक्त उस कंटेंट में चाहिए। अगर आपने दिखाया ना इस वक्त के टॉम एंड जेरी देख लो, वो मतलब वो कहेंगे ये क्या है। आपको पिंक पैंथर देख लो, कहेंगे व्हाट इज दिस। मतलब उन्हें नहीं वो कंटेंट देखते। बहुत स्लो लगता है। वो तो खराब भी नहीं देखते, आपकी जनरेशन में मैंने probably मैं नहीं देखता देखते। था। आप देखते हैं, चलो अच्छी बात है। मतलब वो मजे का कंटेंट है ना, उसमें एटलीस्ट ठहराव तो है। बहुत ज्यादा एग्रेसिव कंटेंट वो नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जेन अल्फा वाला मामला तो बहुत ये खराब है। जो गेम्स है ना, हमारी टाइम में भी गेम जो होती थी जैसे GTA हो गई, रेड डेड रिडेम्पशन, तो उसमें भी वॉयलेंस थी काफी, बट वो गेम थी। मतलब उसमें आपको कुछ करना पड़ता था, अचीव करना पड़ता था। इसमें वो बस गेम होता है, वो स्टिमुलेट कर रहा होता है उनको। मतलब देयर इज नो चैलेंज इन इट, तो उससे कोई किसी तरह का स्किल नहीं बस वो बनता। खाम का बस भागने दौड़ने ही लगे हुए हैं। बस यही है। रोब्लॉक्स जैसे एक गेम है आजकल। बिल्कुल। अच्छा, जेन अल्फा को तो क्रेज है रोब्लॉक्स का। पता नहीं क्यों है। मैं एक उसमें गेम है स्क्विड गेम के नाम से, बिल्कुल। वो मैं शेरी के साथ खेल लेता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं खेल सकता। वो सारा बहुत बहुत टॉर्चरिंग। अच्छा, मतलब आपको वो उस बहुत बुरी तरीके से उसका इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर। मतलब स्क्विड गेम तो फिर शो है ना एक्चुअली में। नहीं, वो तो है, बट ओवरऑल जो बाकी चीजें आप बता रहे हैं वो वो आप नहीं बस- कर सकते बिकॉज वो आपको ट्रिगर करती हैं। ट्रिगर करती हैं, यही वर्ड। तो ये उनको पता भी नहीं है कि उन्हें ट्रिगर कर रहे हैं। वाकई ट्रिगर कर, जो उनका एटीट्यूड होता है, जो उनका बिहेवियर है, जो गुस्सा है, गुस्सा आता है उसको देख के। मतलब गुस्सा इतना आता है, अजीब सा कंटेंट होता है ना, उनका। चिड़चिड़ापन बच्चों में, जिद्दीपन। और हम अक्सर कह रहे होते हैं जब हमारे बच्चे बदतमीज हो रहे हैं, वो वजह ये होती है कि वजह ये उन्हें, वो बच्चे हैं, उन्हें तो समझ ही नहीं है कि वो Yes. क्या करें ना। उन्हें उनका तमीज उनका और सही बदतमीजी वही है जो असल में गलत है। एग्जैक्टली तो उनको समझाना तो हमारा काम है। हमने उनका लाइफस्टाइल ऐसा बना दिया है कि अब उनका दिमाग, उनकी पर्सनालिटी वैसी बन गई है। तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, इट्स आवर फॉल्ट। एब्सोल्युटली। तो जैसे आपके और शहरी के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो कोई खास दुरुस्त समत में नहीं जाते नजर आ रहे हैं हमें, तो वैसे ही हमें आपके दोस्त भी बताते होंगे आपको कि अच्छा उनके भी बहन बहन से ताल्लुकात ऐसे ही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन गैप। यस, मतलब अच्छा जेन जी और मिलेनियल्स में भी इतनी वो वॉर नहीं थी। लाइक नहीं, इतनी war जेन नहीं है, जी हाँ। और जेन अल्फा में वॉर है। डिफरेंस भी है ना बहुत ज्यादा। तो और वो म्यूजिक डिफरेंस देखिए, जो डिफरेंस मिलेनियल और जेन जी का था वही डिफरेंस जेन जी और जेन अल्फा का है। लेकिन प्रॉब्ली लेकिन टेक्नोलॉजी में वो- इतनी तेजी के साथ एडवांसमेंट हुई है कि हमने बहुत सारा वक्त जल्दी तय कर लिया है। सो मे बी दैट्स व्हाई कि वो डिफरेंस ज्यादा नजर आता है। दौर बदल गया ना। और वो म्यूजिक भी, मतलब जो जेन अल्फा है वो इतना अजीब सा म्यूजिक उस म्यूजिक में कुछ कंटेंट नहीं होता, कंटेंट नहीं होता है, और वो बहुत इलेक्ट्रिकल सा, वो इलेक्ट्रिकल लाउड। लाउड भी, लाउड से मसला नहीं था, मैं उसमें लिरिक्स नहीं होते। लिरिक्स नहीं होते ना, उसमें Lyrics ही नहीं म्यूजिक होते। है इलेक्ट्रिकल। बाकी बात आपकी दुरुस्त है, वो ही सुन रहे हैं। ब्रेन रॉट।
ब्रेन रॉट। शीज वैसे व्हाट डू यू थिंक किस तरह से इस बॉन्ड को अच्छा बनाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, या आई मस्ट से कि बिल्ड किया जा सकता है, बिकॉज बॉन्ड ही नहीं है तो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे और करेंगे? करना तो है ना हमें शीश। जेन ट्रिगर जी करना और बंद अल्फा करें। में आपको क्या लगता है पहला स्टेप किसको लेना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते क्या? जेन अल्फा को लेना चाहिए। नहीं नहीं, अब बड़े तो हैं? आप हो ना, जेन जी। नहीं, अब जेन जी तो बॉन्ड तो ऐसे करते हैं, अगर आपके पास जो सेम चीजें आप खेल रहे हो, सेम चीजें देख रहे हो, सेम चीजें सुन रहे हो, तो हम वो तो उनकी चीजें तो नहीं सुन सकते, वो हमारी सुन सकते हैं अगर चाहें तो। या उनको लेना चाहिए स्टेप। आई डिसएग्री। देखिए वो तो अब छोटे भी हैं। छोटे, द ओल्डेस्ट जेन अल्फा इज नाउ 13। छोटे ही हुए ना। छोटे ही है ना, 12-13 साल के बच्चे क्या बच्चे होते हैं, बच्चे ही है ना वो। स्टिल मुझे मतलब आपकी बात से मैं एग्री करूंगी, बड़ों को अपना बड़ापन दिखाना बिल्कुल। चाहिए, उनको स्टेप लेना और आप चाहिए, बुजुर्ग हैं उनके। क्योंकि आप समझदार हैं, आपके एक्सपीरियंसेस हो बुजुर्ग चुके हैं बताया ना, जिंदगी में। बुजुर्ग हैं नो आप। तो हाउ विल वी बॉन्ड, यू टेल मी। मैं बताता हूँ आपको, आप उनके पास शुएब बैठे लिटल। हैं। नहीं मैं बताता हूँ आपको, आप उनके पास बैठे हैं, उनसे बात करें, पहले उनको समझें, सिर्फ उनको सुने, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनसे पूछा अच्छा क्या कंटेंट देखते हो, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट दिस कंटेंट, अच्छा इससे क्या तुमने समझा, और फिर उनसे बात करें कि आपको नहीं लगता कि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, आपको नहीं लगता कि इससे आपका 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 दिमाग मुतासर होगा? ट्राइड दैट ऑलरेडी। तो कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा मुझे तो फर्क पड़ा, बिकॉज माय डॉटर शी इज जेन अल्फा। मैं अब मतलब अच्छा खासा हमारा तो एज डिफरेंस है, नहीं बहुत ज़्यादा नहीं है तो। श्योर शेरी और भी डीप बचपन में इनकी शादी हो गई हाँ थी, चाइल्ड मैरिज केस है बच्चे भी अस्तगफिरुल्लाह आगे बढ़े। ऑन अ लाइटर नोट। अच्छा लेकिन ये जो मैं बॉन्ड डेवलप करने की बात करनी, बड़ा ज़रूरी है कि बड़ों को ही कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे उनको नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट, उनको सही गलत का भी नहीं पता। तो ये जो बड़े हैं, जिम्मेदारी तो इन्हीं पे आई होती है कि उन्होंने उस बॉन्ड को डेवलप करना है। पहला स्टेप तो बड़े ने लेना है, और वो लेने के लिए हमें उनकी लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड करनी है, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं, कौन सी इमोजीज यूज़ करते हैं, क्या शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, वो सब हमें समझना पड़ेगा पहले। जेन जी वाला शॉर्ट फॉर्म समझने की जरूरत नहीं है, वो भी अब बड़े हो ही गए हैं। हाँ लेकिन जेन जी, जेन अल्फा के शॉर्ट फॉर्म समझेगी, समझ रही वो है? जेन अल्फा शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज करती, वो यूज ही नहीं करते ना, मतलब बोलते ही नहीं है ना उनका वो लैंग्वेज है लेकिन नहीं, उनका लैंग्वेज है लेकिन वो क्या लैंग्वेज है? हाँ जेन अल्फा लैंग्वेज हाँ मतलब बस नहीं समझ आती। आ जाती है। जेन ये है कि हमें ये समझ आ जाती, उनको हमारी नहीं लेकिन समझ आती जो हम बोल रहे होते हैं। Okay. पता नहीं, आई डोंट नो, लेकिन क्योंकि आप हम लोगों को बना ही समझ वो रहे हैं, हम ही उनके लिए ब्रेन नोट बना रहे हैं, तो इसलिए तो समझ आती है हमें। अच्छा मसला तो अच्छा ये है। जेन जी एक्सप्रेसिव नहीं है, एक हद तक हमने देखा है, बड़े सिलेक्टिव हैं, ये बात किससे करनी है किससे नहीं करनी। जेन अल्फा भी क्या ऐसी है कि वो भी जेन अल्फा बात करती नहीं है, करती नहीं है, लेकिन ये अगर जो करती है स्कूल में बस, ज्यादा से ज्यादा ये है। हाँ दैट्स वेरी ट्रू, अपने फ्रेंड्स में, दैट्स इट, उसके अलावा बात नहीं करते। हाँ मतलब पेरेंट्स हो, घर के बड़े हों, स्पेशली इन द गैदरिंग्स, जेन अल्फा वो बात नहीं करती, वो अपने साइड पे बैठ जाएंगे और टैब के साथ टैब के साथ, किसी इवन इफ दे प्ले विद अ टॉय, वो अच्छा एक तो टॉयज भी उनके ऐसे हैं ना जो कि बंदे को समझ नहीं आता कि मैं स्लाइम से खेलना शुरू करेंगे, फिर खेलते ही रहेंगे स्लाइम के साथ ही। बस स्लाइम क्या है, मुझे याद है एक टाइम में छोटा था ना, मैं भी जब बहुत छोटा था, तो एक बहुत अजीब से स्लाइम आते थे इतने से कंटेनर में, वो निकालते थे, दे वर लाइक, वो स्लाइम में नहीं थे, वो बहुत ही कुछ और था। जेली तो टाइप वो होती है। यस जेली इतना होता था, तो मैं वैसे ही उसको फेंकने के लिए करता था, अपने कजन्स के साथ खेलने के लिए उनके ऊपर फेंकने के लिए ना, उनको लेकिन रहने जेन देता अल्फा रहता का था। लेकिन उनको तो अच्छा लगता उनको तो है। बहुत अच्छा चला, वो कहते हैं सेटिस्फाइंग है टू प्ले विद स्लाइम, और वो 2-2 घंटे भी, 3-3 घंटे भी खेलते जेन रहेंगे। अल्फा इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। They're very complicated. Yes, they are very complicated. और ये अगर हम मिलके अच्छा अंडरस्टैंड वैसे नहीं वैसे करेंगे, हमें ना इसके ऊपर एक टॉपिक आगे चल के हम जरा एक एक्सपर्ट के साथ भी रखेंगे कि हम किस तरह बच्चों को सोशलाइजेशन की तरफ लेके Yes. आ सकते हैं, कि बिकॉज इट्स बात वेरी करें। इंपॉर्टेंट कि वो सोशलाइज करें, वो बात करें, वो एक्सप्रेस करें, एंड देन देयर आर बेसिक मैनर्स जो कि हमें अपने बच्चों को सिखाने सिखाने हैं। या हम हैं किसी दिन शहरी को ला के उससे पूछें ये सारी तो चीजें। ये आप शायरी को बुलाएं ना जरा, कोशिश करें शायरी को अपने हाजिर सर्वर- करें शायरी जरा को किसी दिन हाजिर यहाँ करें पे जरा, दोबारा। शायरी से बात करें। वर्ल्ड वॉर 4 हो जाएगी अब। नहीं आप लड़ना ना ना, लिहाज करना थोड़ा, नहीं हम शायरी से सेपरेट सेगमेंट कर लेते ठीक है जी ठीक है इसके मुंह पे टेप लगा के बिठाएंगे, ठीक है इसके मुंह पे टेप लगाएंगे, हाथ बांध देंगे, तो शायरी आके तुम्हारे बाल ठीक करेगी पहले, नहीं फिर बात करेगी हमसे, कर लो कुछ नहीं होता। लाइक नहीं अच्छा वैसे कभी कोई बात जो आपने शायरी को समझाई हो, जो उसने मान ली हो, कोई ऐसी बात है, कोई एग्जांपल कोट कर सकते हैं आप हमारे लिए जो शायरी ने मानी हो? पता नहीं। क्योंकि
हम भी सीख और रहे ये हैं। हर घर का मौजू भी तो हर है ना घर का सभी, अगर मौजू आप इसे है। अंडरस्टैंड करें तो, क्योंकि हमारे घर में डिफरेंट जनरेशंस होती हैं, तो हमारे सेगमेंट करने का मौका जो मिला हमें, उसमें हमारी कोशिश भी है कि हम आप तक ये मैसेज पहुंचा सकें। तो घर में डिफरेंट जनरेशंस हैं, उनका जो कम्युनिकेशन गैप है, हमारे तो बैरियर है। एक टेबल पे अगर बैठे होते थे, लिटरली ऐसे ही होता था, आपकी मजाल नहीं होती थी कि फोन या आप अपनी उसमें लग जाएं और बड़े बैठे हुए टेबल पे फ्लाइंग चप्पल आ जाती थी। हमें बड़ा कंट्रोल रखा गया था इस वजह से। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अभी ऐसा क्यों है। क्या वाकई टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा इन चीजों को हमारे बच्चों के दिमागों को एक तरह से ओवरकम कर दिया है कि अब नजर ये आता है कि शायद पता नहीं उनको ठीक कैसे किया जा सकता तो है। तरबियत का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, और तरबियत घर में होती है और तरबियत पेरेंट्स करते हैं, और ये बड़ा ज़रूरी है कि पेरेंट्स तरबियत करें बजाय इसके तरबियत फ़ोन से करवाएं। फ़ोन से कराएंगे तो इलेक्ट्रीफाइंग किस्म की तरबियत होगी, बहुत एग्रेसिव किस्म की तरबियत होगी, बहुत वायलेंट किस्म की तरबियत होगी। तो ये ना करें। बच्चों को जो तरबियत का जिम्मेदारी है वो पेरेंट्स पे, तो ये हमने खुद करना होगा। शीज़, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। ऐसा रिलायबल इंटरनेट तो यही है। ऐसी कवरेज वाला इंटरनेट तो यही है। क्वालिटी एंटरटेनमेंट तो यही है। PTCL Flash Fiber दे fastest speed and largest coverage, जिससे मिले quality entertainment। इसीलिए पाकिस्तान का नंबर 1 इंटरनेट तो यही है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में कहते हैं खुश आमदीद। हमारे दरमियान बहुत से लोग हैं जो कि शिकायत कर रहे होते हैं कि एसिडिटी हो गई है। रमज़ान में जो रूटीन चेंज हुई है, अच्छा वैसे तो रूटीन चेंज होनी चाहिए कि हम चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर जाएं, लेकिन हमारे खाने पीने की रूटीन ऐसी होती है कि ऐसे हमारे करतूत ऐसे हैं बेसिकली। दैट्स वेरी राइट एक्चुअली। सो आज हम एसिडिटी से मुतालिक बात भी करेंगे, किन किन चीज़ों के खाने से और गलत वक्त पर खाने से एसिडिटी होती है, और अगर हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए। इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं ज़ैनब गोंदल साहिब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट। ज़्यादा लोग ये शिकायत करते हैं रमज़ान में एसिडिटी की? बहुत रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा Okay. कंप्लेंट्स आ रही होती हैं, और उससे ज़्यादा ईद पे और बढ़ जाती है। ईद पे तो अस्पताल जो हमारे भरे हुए होते हैं ना, वो तो हमें अल्लाह नजर आ ना रहा करे किसी को जाना पड़े, लेकिन जाके ईद पे अगर आप हॉस्पिटल्स के हालात देखें तो डॉक्टर्स पे तरस आता है कि उनकी भी ईद है, Yes. सही बात उनकी है। एटलीस्ट खराब ना करे। अपनी भी खराब ना करें। नहीं, अपनी तो आप अपनी मर्जी से नहीं, कर रहे अपनी भी हैं ना ना। करे, घर वालों की भी ना करे, बेचारे घर वाले ले लेके हाँ, हॉस्पिटल। घर वालों की भी ना करें, लेकिन अपनी आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। वो जो खा रहे हो पी रहे हो वो अपनी मर्जी से खा रहे हो, तो दूसरों की जो कर रहे हो वो उसके कसूरवार आप लाजमी हैं, वो ना करें। ना करें जी। अच्छा, ये क्या क्या खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है? पकोड़े। अच्छा, हर बॉडी जो है उसका हर चीज की तरफ जो एक आप समझे जवाब है वो डिफरेंट है। ठीक है। हो सकता है मेरी बॉडी जो है वो रिलक्टेंट हो किसी और चीज से, और आपकी जो है वो किसी और चीज पे रिलक्टेंट हो। हर बंदा एक, हमारे यहाँ एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, आप कौन सी दवाई खा रही हैं, मैं भी वही खा लूंगा, मैं भी वही खा लेती हूँ। आपका बीपी बढ़ा हुआ है, कौन सी दवाई खाते हैं, मैं भी खा लूंगा। नहीं पता कि क्या मुझे वो सॉल्ट सूट कर रहा है Yes. या नहीं कर रहा Very है। true. एसिडिटी पे इवन लोग, अच्छा तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें ये साशे दिया है, मैं भी कल से ये पीऊंगी। Yes. अब ये पता ही नहीं है कि आपकी बॉडी जो है वो क्या एसिडिक साइड पे है, बेसिक साइड पे है, और अगर एसिडिक साइड पे है तो कितनी एसिडिक Yes. है और कितना ज्यादा रिएक्शन वो देती है उस पे। बहुत सारे लोगों की बॉडी जो है वो सिंपल आप समझे 7 to 8 pH पे जाती है और वो ठीक हो जाती है। ठीक है। उतने में ही उनको प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों की 10-11 तक चली जाती है उसके नंबर्स, स्टिल उनको फिक्र ही नहीं होती, पता ही नहीं होता कि कुछ हो रहा है। Okay. तो ये टोटल आपकी बॉडी जो है वो क्या रिस्पॉन्स करती है, क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। अब सबसे ज्यादा रमजान में जो मसला आ रहा होता है वो इस चीज का आता है कि हमने ये समझा हुआ होता है कि जो इफ्तार से सहर तक के चंद घंटे हैं ये शायद आखिरी घंटे हैं और इसके बाद हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जितना खा सकते हैं
खा लो। आय हाय हाय। पहले हम इफ्तार करते हैं, उसके बाद हम डिनर करते हैं, उसके बाद हम अपनी जो है वो स्नैक बकेट खोल के उसको खाते हैं, उसके बाद रात में फ्रिज में जो पड़ा होता है वो हमारी ड्यूटी है खत्म करके कि सोना है। खत्म करना है। अगर वो पड़ा रह गया खराब हो जाएगा ना। डस्टबिन और गरीब लोग हैं उनको दे दे, गरीब नहीं, बहुत बनाए सारे इतना हैं। बनाए बनाए इतना इतना। जितना जितना वो हो, खाना ज़ाया ना खाना करें। ज़ाया ना करें। Absolutely. और जाहिर सी बात है, जिस तरह आपने बात बड़ी प्यारी की कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को दे दें। Exactly. कि कितने जरूरतमंद होते हैं। बिल्कुल। और बजाय इसके कि हम जैसे कह रहे हैं कि उतना बनाएं, आप अगर उतना भी बनाते हो, अक्सर लोगों का हाथ वाकई ऐसा होता है कि वो नहीं कम बना ऐसा सकते, ही है। तो उसमें आप कुछ लोग, कुछ घराने ऐसे देख लें जिनको आप वो जाके खाना बेशक अपने खाने के बाद दे दें, अगर आप उस टाइम नहीं दे सकते आप उनको दें, वो भी खुश होंगे, उल्टा दुआएं मिलेंगी। ऐसा ही है। हम तो बनाते ही वैसे, कुछ लोग तो डेलिबरेटली ऐसा बना रहे होते हैं ज्यादा ज्यादा कि अच्छा सहरी तक क्या करेंगे, सहरी तक भी तो कुछ खाना है ना। अच्छा, ये रात को जागने वाला भी एक मसला है, आपकी नींद की डिस्टर्बेंस, फिर आपके खाने की रूटीन, क्या ये भी एसिडिटी करती है? बिल्कुल करती है। आपके हार्मोन्स जो हैं उनका स्वैप हो जाता है टोटल। आप ये समझें कि आपके जो स्लीप हार्मोन्स हैं, आपके जो स्ट्रेस को कम करने वाले हार्मोन्स हैं, वो सारे के सारे रात को 10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक अपने पीक पे रिलीज होते हैं। ठीक है। 3 बजे के बाद आप सोए हो, आप नहीं सोए, आपकी बॉडी को उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके जितने हार्मोन्स जो थे वो रिलीज हुए थे वो 10 से 3 तक थे, आप नहीं सोए, वो खत्म हो गए। आपने उल्टा ब्लू लाइट यूज की, यानी आप अपना फोन, लैपटॉप, टीवी, अपने आईपैड्स देखते रहे हो, वो टाइम आपने खुद बर्बाद किया है, अपने हार्मोन्स को आपने उल्टा डिस्टर्ब किया है। पीसीओएस का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, टेस्टोस्टेरॉन्स का औरतों में बढ़ना, जो कि मर्दों का हार्मोन है, औरतों में बढ़ जाना, मर्दों में औरतों के हार्मोन्स बढ़ना, ये सादी से सादी जो मिसाल है वो इसीलिए है कि आपने अपने स्लीप पैटर्न्स, अपने ईटिंग पैटर्न्स को बिल्कुल बदल के रख दिया है। और उल्टा हम हल क्या करना चाहते हैं कि मेरी नानी को ये मसला था तो वो ये करती थी, मेरी दादी को ये मसला था तो वो ये करती थी। आपकी नानी और दादी इस ना तो एनवायरनमेंट में थी और ना ही वो टीवी और फोन्स और इस तरह से यूज कर खुराक रही कितनी थी। अच्छी होती थी उस जमाने Exactly. की। आप फिजिकली वो कितनी एक्टिव थी। आज फास्ट तक फूड देखें, कौन खाता था? तस्वुर ही नहीं था ना उस टाइम पे। सॉफ्ट ड्रिंक्स कौन पीता था? हमारी जनरेशन। केचप्स कौन यूज करता था? सॉसेस कौन करता था? रेस्टोरेंट्स पे हम लाइनों में लग के बुकिंग्स कराते हैं कि मुझे आज Very true. स्पेसिफिकली चाहिए Yes. और मुझे ये खाना ही आज खाना है, तो मुझे वो करना है। हम उस चीज को भूल जाते हैं कि बॉडी पे क्या उसके असरात आ रहे होंगे या बॉडी उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हमें देगी। अब एक एग्जाम्पल के साथ उसमें समझाती हूँ कि जैसे इस्लामाबाद का आपका एक बड़ा फेमस ब्रांड है, नाम मैं नहीं लेती, लाहौर में खुला। ठीक है। मैं बड़े शौक से उसको खाने के लिए गई। जब मैंने उसको खाया, अच्छा मैं न्यूट्रिशनिस्ट बनने से पहले भी शायद न्यूट्रिशनिस्ट ही थी, मैं तब भी ज्यादा नहीं खाती थी, मेरे पोर्शन कंट्रोल तब भी था। अब मैंने उसका कुछ पोर्शन ही खाया और वहां से घर आते हुए मुझे 15 से 20 मिनट शायद लगे होंगे। मेरी बहन ने भी मेरे साथ वही खाना खाया, उसको कुछ नहीं हुआ और मुझे इतनी स्वेयर फूड पॉइजनिंग हुई कि मुझे वॉमिटिंग के साथ डायरिया भी ट्रिगर हो गया और मैं ऑलमोस्ट कुछ 4-5 दिन काफी ज्यादा बीमार रही। अब रमजान में, स्पेशली रमजानुल मुबारक जब आता है तो हमारा बाहर से खाने का रुझान बढ़ जाता है, बजाय इसके कि हम उसको कम करें। और उससे ज्यादा फ्राइड आइटम्स का जो है वो रुझान उससे ज्यादा होता है कि इफ्तार के टेबल पे आपने जब खाना रखा हुआ होता है तो कोई भी आता है, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, वो देख के कहते हैं आज कुछ भी नहीं बनाया, चाहे सब कुछ पड़ा हुआ है जिसमें चना चाट हो, दही बड़े हो, आपके जो है वो फ्रूट चाट हो, हर चीज पड़ी हुई हो, स्टिल वही बात होती है, कुछ नहीं बनाया। आंखें नहीं भरती ना। दुरुस्त। नहीं करेंगे, बच्चे वो देखेंगे कि अच्छा ऐसे ही खाना डाला जाता है तो इसी तरह खाना निकालेंगे प्लेट में। आप तो ज़ाया करें, आगे बच्चे भी ज़ाया करेंगे तो मुसलसल खाना हम ज़ाया करते चले जाते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। अच्छा, अब कमिंग टू द एसिडिटी थिंग, कि जो बुफेज होते हैं इसकी वजह से एसिडिटी ज़्यादा होती है? बिल्कुल होती है। Okay. अच्छा, घर में तो हम शायद फिर कंट्रोल कर लेते हैं कि अच्छा आज मैंने सिर्फ जो है वो ये चीज खा ली है तो बस। जो हम इफ्तार दावतों पे जाते हैं ना, वहां जाके शायद हमारा कंट्रोल कहीं पे खत्म हो जाता है, या शायद हम घर मील डे है ना। अच्छा, चीट मील इज द वर्ड। आपने चीट डे बोलते हैं ना सारे, आज चीट डे, चीट मील होता है। डे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, चीट मील कॉन्सेप्ट है। आपको पता है गोरे हमारी न्यूट्रिशन सुन के हैरान हो गए हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में। उन्होंने हमारे लिटरली BMIs अपने से अलग कर दिए हैं। हाँ जी,
अपनी अच्छा फिर हम बात करते हैं रिसर्च ये कहती है ऑफ कोर्स रिसर्च पे बात करनी चाहिए लेकिन रिसर्च को फॉलो करने से पहले ये जरूर सोच लिया करें कि रिसर्च अमेरिका कनाडा या आपके बिल्कुल उनका रहना सहना खाना किस पीना population पे होगा? हमारा रहना सहना खाना पीना बिल्कुल डिफरेंट अगर हमारे यहाँ रिसर्च गुजरांवाला में करेंगे तो फिर मामला कुछ और ही निकलेंगे। आई मीन कहीं भी करें खाते ज्यादा है ना वो पहलवानों का शहर है ना, मैं इसलिए कह रहा था। आई मीन नो ऑफेंस, ज्यादा खाते हैं ना, चलो लाहौर कर लें। हाँ लाहौर कर भी ज्यादा ले खाते मैं हैं। एक्सेप्ट करती हूँ कि हम बहुत खाते हैं लेकिन अच्छा इस चीज में समझना जरूरी है कि आपने यूएस की एक रिसर्च ली और कि जी उसमें एसिडिटी से ये चीजें बचाती हैं आपने ले ली, क्या वो इस तरह से नान खाते हैं, खाबे खाते हैं, सिरी पाए खाते हैं जैसे हम खाते हैं? जिस तरह से फ्राइड और वो चीजें हम बना के खा रहे होते हैं वो तो नहीं खाते। इवन जिस तरह से कुक्ड स्टेक्स और वो चीजें हम खाते हैं वहां पे वो चीज नहीं होती, वहां पे मीडियम कुक है या रेयर कुक में लोग जा रहे हैं। वेल डन, वेल डन, वेल डन लेके आए फिर हो गया काम आपका वेल डन। तो इस तरह होता है काम खराब। अच्छा बस एक छोटा सा सवाल कि अगर हो गई एसिडिटी तो क्या करें, क्विक रेमेडी क्या होती है, क्या ठंडा दूध पी लें, क्या करें? अच्छा आपको पता है दूध से भी एसिडिटी होती है? ओके हाँ बहुत सारे लोगों पे ब्लॉटिंग और एसिडिटी जो है वो दूध भी ट्रिगर करती है। अच्छा जैसे मैंने पहले भी ये बात की है नानियों दादियों वाला जो वो है ना उनको वाकई फर्क पड़ जाता है। ठीक है। जैसे मेरी दादी माँ का हर जिंदगी के मसले का हल जो है वो दूध और दही ही है, दैट इज ट्रू। और उनके लिए शायद वो वर्क भी करता है लेकिन मेरे लिए वो वर्क नहीं करता। मेरे लिए बहुत सारी और चीजें हैं जो वर्क करती हैं। आपने सिंपल एक रेमेडी है वो आप कावा बना लें, उससे आपकी एसिडिटी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। 2 कप पानी ले लीजिए, उसमें 2 ग्रीन इलायची जो है वो डालें, 1 काली इलायची डाल दें, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा अदरक डालें, उसको बॉईल कर लें और उसको स्टेन करके पी लें, योर एसिडिटी विल बी गॉन। देयर यू गो। एक और ड्रिंक आज हमने ज़ैनब से सीख ली है, तो एसिडिटी भगाने के लिए कावा आपने बना के ट्राई करें, मेरा फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो जो बात आपने की ना अपनी नानी की, तो हमारे यहाँ तो मामला ये हो गया कि हमारे बच्चों की जो नानी दादी हैं उनके यहाँ मसला है कि सर दर्द है, पेट दर्द है, गैस है, कुछ भी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है ना उनको कहते हैं कि ये मसला हल कर देगी। मतलब मैं कहता हूँ तो हर मसले का एक आ हल जाते हैं, उनका मामला हल हो जाते हैं उससे। तो ये भी गलत है, इस पर हम किसी और दिन बात भी करेंगे आपसे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। इफ्तार को करो रिफ्रेश विद 7 अप। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। ज़माने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहां ममता वहां डालडा।
गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं 250 रुपए में किसी का दस्तरखान आबाद करें क्योंकि जैज़ कैश है ना। डॉलेंस लाया न्यू यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने एसी जो चले सोलर एनर्जी पर अपने पावर शिफ्ट फीचर की बदौलत। रिमोट पर दिए गए फीचर से 50 और 75% एम्पियर लॉक करें। आपका एसी चले जनरेटर और यूपीएस पर भी क्योंकि डॉलेंस रिलायबल है। अरबी में एक मक़ूला है अल-ख़त्तु हिंसतु वहानिया, यानी ख़ताती रूह की ज्योमेट्री है। हम ये जो नामों की ख़ताती कर रहे हैं ये बुनियादी तौर पे ख़त सुलस हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत को जो इल्म दिया उसकी इब्तदा अस्मा से हुई थी। 1000 बार बिशोयम दहन से मुश्को गुलाब हनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबी। तू महमूद, मोहम्मद, हामिद, तू अहमद, तू यासीन, तू तिहामी। रमज़ान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है। रमज़ान पाकिस्तान लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम। जहाँ ममता वहाँ डालडा। मेरा लेमन मैक्स लॉन्ग बार महीने में एक बार चलता जाए लगातार। ओए बाबा ओए महीने में बस एक बार लेमन मैक्स लॉन्ग बार। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जाम शीरी सब पीते हैं
like refreshing करशी जामे शीरी सब पीते हैं सिर्फ 250 रुपए में किसी के अफ्तार और सहर का इंतजाम करें अपनी पसंद की तंजीम को अतियात देकर और किसी का दस्तरखान आबाद करें। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। मोहम्मद के बाल आज सेट हो के नहीं दे रहे, ये मैं पूछूंगा मोहम्मद से आज की क्या चक्कर है। आज आपने मैडम के बाल नहीं देखे, आज उन्होंने अपनी पोनी नहीं बनाई और आज वो खजूर का दरख्त नहीं है और आज बड़ा प्यारा सा क्लिप लगा हुआ है। आज ये देखें सब मैडम दुआ को और आज इनके नखरे नहीं संभल रहे, ये देखें। देखिए बस आप, देखिए बस आप एक दफा। मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बाल नहीं बनाए ना मेरी तरह, आपने खड़े नहीं किए ना आज? नहीं। क्यों? वैसे पापा दे रहे थे। पापा ने कहा था बाल नहीं खड़े करने? नहीं। पापा बाल नहीं बनाने देते ना आपको? नहीं। क्या कहते हैं? नहीं बना ले। ये हम सवाल आज रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम गेस्ट की तरफ हम जाएं, आज का मैसेज क्या है, आज की वीडियो आपको दिखाते हैं, फिर उस पर बात करेंगे। नशा एक बहुत बुरी आदत है जो अल्लाह और रसूल की नाराजगी का सबब भी है। फिर एक तो नशा करने वालों की अपने घर में, अपने मोहल्ले और मुआशरे में रिस्पेक्ट नहीं रहती, और दूसरा नशा करने वालों के घर वालों की, दोस्तों और रिश्तेदारों की इज्जत में भी हर्फ आता है। और नशा तो हमारे मुआशरे में इतना आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है कि अब तो ये हमारे तालीमी अदारों तक जा पहुंचा है। और नशा बल्कि एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जिससे जान छुड़वाने के लिए, जिसके इलाज के लिए बाकायदा हॉस्पिटल तक तमीर किए जा चुके हैं। और खुसूसन रमजान में भी जिन 4 लोगों की बख्शिश नहीं होती, उन 4 लोगों में एक नशा करने वाले का नाम भी है। कितने अफसोस की बात है कि नशा करने वाले की बख्शिश रमजान में भी नहीं होती। और यहाँ तक कि नमाज जैसे अजीम अमल से भी नशा करने वाले को रोक दिया गया। ला तकरबु सलात व अंतुम सुकारा, कि नशा करने वाला नमाज के करीब भी नहीं आ सकता। अस्तगफिरुल्लाह। तो लिहाजा हमने अपने नस्लों की इस लानत से हिफाजत करनी है, नशे से इनको दूर रखना है और अपने मुल्क और कौम की भी इससे हिफाजत फरमानी है इंशाल्लाह। वीडियो आपने देखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मौजू है हमारी सोसाइटी के लिए। मनशियात, इसका इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है, जैसे हमारी सोसाइटी के लिए ख़तरनाक साबित हुआ है, हमारे तालीमी इदारों में जिस तरह से मनशियात का इस्तेमाल हुआ और कैसे पूरी की पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, सिर्फ एक ज़िंदगी नहीं बल्कि पूरे के पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। अगेन इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे आज हमें बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरशद भाई, उनकी फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाभी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अरशद भाई, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरह हम अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं। और ये एक ऐसी लत है जो कि एक दफ़ा लग जाए तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। आपकी ज़िंदगी नहीं, तकरीबन आपके इर्द गिर्द पूरी आपकी फैमिली, आपकी दुनिया बदल जाती है। जी जी जी, नशा बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है। एक तो इसका अगर मैं नशा करूँगा तो इसका मेरी अपनी ज़ात पे भी असर होगा, मुआशरे में मेरी रिस्पेक्ट ख़राब होगी, और इसके साथ साथ मेरी फैमिली पे भी इसका बुरा असर पड़ेगा, मेरी आने वाली नस्लों पे, बच्चों पे, उनकी भी रिस्पेक्ट पे असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो एक नशा करने वाले के साथ ना कोई अच्छे मामलात करता है, ना उसकी अपनी बेटियों और बेटों के रिश्ते होने में भी उसका वो बड़ा जो है ना मसला बनता है, और फिर लोग उसके साथ लेन देन करते हुए भी कतराते हैं। और अगर वो कोई माड़ा आदमी हो, फिर उसको नशे की लत हो तो और उसके नसीब ख़राब होते हैं और उसके बच्चों के भी। और नशा, आपने जिस तरह पहले कहा कि हमारे तालीमी अदारों तक भी जा पहुँचा है, और इल्म हासिल करने भी ये माने आ रहे हैं। तो इल्म भी हासिल करने के लिए जहाँ वहाँ हमारी नस्लें जाती हैं, बच्चे जाते हैं, नशा वहाँ तक पहुँचा दिया गया। और आप सुनते रहते होंगे कि रमज़ान में जिन 4 लोगों की बख्शिश अल्लाह ताला नहीं फरमाते, उनमें से एक ये भी है कि जो नशा करता है, रमज़ान में भी इस बुरी आदत से मना नहीं होता, तो अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश नहीं फरमाएंगे। ठीक है, ये बहुत बुरी आदत है जो अल्लाह ताला को और अल्लाह के हबीब को नापसंद है, और इससे हमें बचना चाहिए, जिस तरह बाकी गुनाहों से हमें बचने के लिए कहा है। आपने सुना होगा बहुत दफ़ा वाक़या कि जब नशा हराम किया गया था तो पहले ये आदत होती थी कि नशा करते थे और साथ नमाज भी लोग पढ़ते थे।
तो अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी भी उसमें शामिल होती थी और नशा भी साथ साथ करते रहते। लेकिन जब इसका मना का हुक्म आ गया तो वही लोग जो इसके सख्त आदी थे उन्होंने वो सारा नशा जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाला और अपने मुआशरे से भी निकाला। लेकिन अब आके जो है वो नशा बनाने वाले इतने एक्टिव हैं, हालांकि अदारों ने बड़ी सख्ती की है, इसके बावजूद भी पता नहीं वो कहाँ से हमारे मुल्क में आ जाता है और हमारे घरों तक, हमारी यूनिवर्सिटियों तक जो है ना वो पहुँच जाता है और हमारी नस्लें इससे ख़राब हो रही हैं। अल्लाह ताला हमारी इससे हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। अशरफ, कभी आपने कोई अपने जानने वाले को देखा हो जो नशे की लत में पड़ गया और उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी भी मुतासिर हुई, पूरा ख़ानदान भी मुतासिर हुआ, ऐसा कोई मामला देखा आपने? हाँ, ये तो अक्सर ऐसा होता है हमारे गली मोहल्लों में जो नशा करने वाले हैं, नशा करने वाले, और आपको पता वो फेमस भी बड़े जल्दी हो जाते हैं अपने इर्द गिर्द के इलाकों में। तो फिर लोग उनसे वो जो है ना यारी दोस्ती भी नहीं रखते जो समझदार और शरीफ लोग हैं। तो बहरहाल वो कहते हैं ना कि अगर मेरा जिस तरह का मजाज है ना तो मेरे मजाज वाले मेरे साथ उठना बैठना पसंद करेंगे, और जो नशा करने वाले हैं उसके वो सारे बहन भाई भी वो नशा करने वाले ही होते हैं। सही बात है। तो हमारे था एक करीबी थे, तो उनको उनके वालिद जो थे उनको किसी अब उनके दोस्त ने नशे पे लगा दिया, अफीम के नशे पे। ओके। और नशों में वो सबसे बुरा नशा और सख्त नशा, और इसमें मेरे ख्याल में हदीस में भी आता है कि जो अफीम का नशा करता है मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होता। वो इतना बुरा नशा है और वो इतना सख्त और बुरा नशा है कि इंसान के लिए सबसे मुश्किल इस नशे को छोड़ना। बाकी ये शराब है या वो चर्स है या और इस तरह के वो नशे हैं, ये एक पाउडर भी उसको कहते हैं, पता नहीं उसको और क्या कहते हैं, शीशा, अब तो ये बहुत आम हो गया। बिल्कुल ऐसे मैंने अक्सर देखा क्योंकि हम आते जाते रहते हैं इवेंट्स पे, तो ये जो आम पढ़े लिखे और तबके और सोने बच्चे देख रहे हैं आजकल, नौजवान 16, 17, 20 साल, ये भी जो आम सड़कों और बाज़ारों में फिरते हुए लगते नहीं कि ये भी करते होंगे, लेकिन करते हैं। तो रात को उनकी महफिलें इसी तरह सजी होती हैं। अल्लाह ताला इससे महफूज फरमाए। तो भी वो उनको उनके वालिद को उसके किसी दोस्त ने अफीम के नशे पे लगा दिया। 30 साल उन्होंने वो नशा, 30 साल। तो ये था कि ना उनकी बेटी की किसी कहीं शादी होती थी अच्छे किसी ख़ानदान में, ना बेटे की, ना अपने उनके लेन देन मोहल्ले में मामलात कभी ज़रूरत पड़ जाती है दुकान से कोई सौदा ख़रीदने की, या किसी दोस्त से या किसी हमसाये से कोई पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, ना कोई रिश्तेदार काम आता था, ना मोहल्लेदार काम आता था। तो इसकी वजह से ना कोई उनकी मुआशरे में इज़्ज़त थी, ना रिश्तेदारों में, ना मोहल्लेदारों में। तो उनका इसका असर उनकी बेटियों की शादियों पे भी पड़ा, बेटों की शादियों पे भी पड़ा, और अपने भी जो हालात थे वो अल्लाह के वास्ता का। तो 30 साल के बाद उन्होंने नशा छोड़ा वो, तो फिर जाके वो जो थे ना वो इंसान लगते थे, आदमी लगते थे, तो लोगों के साथ उनके अच्छे ताल्लुक बने। आपका पूरा हुलिया ही बिगड़ जाता है इंसान का, तो वही लोग कतराना शुरू कर देते हैं। आपको अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं होता, अपने सेंसेस भी नहीं होते। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस नशा करने वाले को ये भी कहा है, ला तक़रबुस सलाता, तुमने नमाज के भी करीब नहीं जाना जब तक तुम होश में नहीं आ जाते। तो कितनी बड़ी ये इबादत है नमाज। अल्लाह ताला ने जो सबसे बड़ा तोहफा दिया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये नमाज था, तो इससे भी अल्लाह ताला ने महरूम कर दिया नशा करने वाले कि नशा करते तो नमाज ना पढ़ो। एग्जैक्टली। भाभी, बच्चों की तरबियत किस तरह से की जाए, किस तरह से बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि हमारे बच्चे इन गलत आदत की तरफ ना जाएं? क्योंकि आजकल यंग बच्चों की अगर बात करें, हमारे नौजवान ये बहुत ज़्यादा इसकी तरफ यूनिवर्सिटी में देखें अगर बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ रहे होते हैं। आपको क्या लगता है माँ बाप किस तरह से, स्पेशली माएँ किस तरह से चेक एंड बैलेंस रख सकती हैं? जी, जिस तरह हम अच्छे लोगों में बैठते हैं ना, इसी तरह अपनी औलाद को भी समझाएं कि अच्छे लोगों में बैठना चाहिए और बुरे लोगों से गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल तो बच्चों के लिए बड़ी जरूरी जाहिर है ये नहीं होगा कि मैं अगर नशा करूंगा तो मेरे बच्चे उससे महफूज रहेंगे। अगर मेरे 4 बच्चे हैं तो एक ज़रूर वो मेरे वाला काम ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और हमारा ये तजुर्बा हमने देखा है घरों में कि अगर एक फ़र्द नशा करता है
तो उसके अगर 4-5 बच्चे हैं तो उसमें से तो बच्चे भी एक कर रहे ज़रूर होते उसकी तरफ जाता है। हाँ। अब भाभी ये बेटों के पर्सपेक्टिव से मैं सवाल करूं कि बच्चों की परवरिश करते हुए स्पेशली बेटे हैं, ये ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है कि अच्छा बेटे की दोस्ती कहाँ हो रही है, क्योंकि ईसा आपका बड़ा बेटा है माशाल्लाह, कि अच्छा किससे दोस्ती है, किससे मिलता जुलता है, ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है माओ को? जी बिल्कुल ऐसे है। ईसा मेरा जो स्कूल से वापस आने के बाद कभी भी बाहर नहीं गया, वो अपने चाचाजाद बेटों के साथ ही अपने घर के पास ही ग्राउंड में खेलते हैं, हमारी इजाज़त के बगैर वो कहीं भी नहीं जाता। हाँ ये है कि बेटी तो घर में ही रहती है जी, तो उसका ये होता है कि इसके कपड़े रह गए हैं, इसकी वो चप्पल लानी है, इसको खाने में क्या पसंद है, तो कभी बाहर जाए तो उसके साथ भी बढ़ा जाता है, बाप जाता है या भाई जाता है या चाचू जाते हैं या मामू चले जाते हैं। तो बेटी अगर बाहर निकलती है तो उसका इतना डर नहीं होता क्योंकि साथ कोई महरम होता है ये बड़ा लेकिन जब बच्चे बाहर जाते हैं तो जहन में यही होता है कोई बुरा दोस्त ना इसका बन जाए, तो जो इसको कोई बुरी आदत डाल दे, जिस तरह ये नशा वगैरह है या कोई गाने सुनने की या कोई बुरी गंदी बातें और गालियाँ जो है ना वो बोलने की, तो बच्ची की निस्बत बच्चे की तरबियत में ज़्यादा मेरा ख्याल है वो हमें ज़हन से करना पड़ता है। एक तो कम बाहर जा रही है, जा भी रही हैं तो पता होता है कहाँ जा रही हैं, फैमिली के साथ जा रही हैं। लड़कों में क्या ये भी एक चीज़ होती है, आप दोनों अगर बताना चाहे, बिकॉज आपका भी बेटा है और मोहम्मद भी है, ईसा भी है साथ, आपको लगता है कि कोई गुस्सा लड़कों के अंदर ज़्यादा होता है, फ्रस्ट्रेशन लड़कों के अंदर ज़्यादा होती है, तो ये भी एक वजह होती है कि वो सुकून ढूंढने जब बाहर जाते हैं तो इस तरह के गलत आदात में वो लग जाते हैं। बहुत अच्छी बात कही। और जब गलत आदात में लगते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक आदी जिस चीज़ के हो जाते हैं उस एडिक्शन को छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, अक्सर हम ये सुनते हैं ना कि ये म्यूज़िक भी अक्सर लोग सुनते हैं रूह के सुकून के लिए, हालांकि गलत जुमला ये। इसी तरह जो है ना जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, हमें भी ये ख्याल करना चाहिए कि वो भी लड़कों के साथ स्कूल में, कॉलेज में, मदारस में अब उठते बैठते हैं, वो भी खुद को बड़ा बड़ा महसूस करने लग गए हैं, तो उनके साथ हमें भी जो है ना इखलाकी तौर पर इसकी त्याग करनी चाहिए। ये नहीं समझते रहना चाहिए मेरा तो पुत्र है, मैं चपेट भी मार लांगा तो कोटे भी लवाऊंगा, ये नहीं करना। हाँ। तो इस वजह से फिर जब बच्चे घर में तंग पड़ते हैं ना बाप से, माँ से, तो फिर वो बाहर निकलते हैं सुकून के लिए, चलो याराना बहने हैं, तो फिर यारों में कोई इस तरह का यार भी होता है जो गालियाँ सिखा देता है, गाने सुनने सिखा देता है, नशा करना सिखा देता है, और नशा फिर खुसूसन आप जैसे कह रहे थे इसीलिए करते हैं कि चलो थोड़ा ज़हनी सुकून, कोई वक्ती सुकून मिल जाए, वक्ती सुकून मिल जाए, चलो करते हैं। वो करते 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 वो इतना आगे चले जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठते हैं। अब तो नशा छुड़वाने, इतने नशा के लोग आदी हो गए हैं, नशा छुड़वाने के अब इदारे बन चुके हैं, जिस तरह रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बन चुके हैं। इस हद तक चला गया नशा कि हमारे यहाँ तो ये होता था कि अब कोई बीमार हो गया जी, चलो जी हकीम साहब के पास, जी डॉक्टर साहब के पास, जी हॉस्पिटल में चले जाते। नशा भी इस हद तक चला गया कि नशा करने वाले को छुड़ाने के लिए भी अदारे बन गए। सही बात है, इस हद तक, क्योंकि इस कदर नशा बढ़ चुका है। अभी बेटियों की परवरिश और बेटों की परवरिश फर्क लगता है आपको? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं अच्छा बेटियां पालना आसान है, बेटे पालना जरा मुश्किल लगता है। नहीं, मेरे ख्याल में आजकल के दौर में ये दोनों सेम है, बेटी भी और बेटा भी बिल्कुल। ओके, फर्क नहीं लगता पालने। सही बात है, दोनों की जिम्मेदारी सेम ही लगती है, क्योंकि अच्छी तरबियत के लिए बेटी पे भी उतनी वो फिक्र रहती है, बेटी के लिए भी और बेटे के लिए भी रहती है। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों के और सारी कायनात के बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे, और इस नशे जैसी जो लानत है इससे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमारे इलाके की, शहर की, हमारे मुल्क की, बल्कि पूरी दुनिया से अल्लाह ताला इस लानत को ख़त्म कर दे। तो बाकी ये है कि ये सारी चीज़ें ये चलती रहनी है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस नशे से कैसे बचा सकते हैं, उस तरह की कोई तरतीब हमें अपने घर में भी अपनानी चाहिए। बच्चों पे ख़ास नज़र रखनी चाहिए, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कौन इनके दोस्त हैं, इस पे ज़रा नज़र रखनी चाहिए। सही बात है। आपके दोस्त थे बचपन में, जवानी में दोस्त, उनके साथ बैठना, उठना, निकलना, बाहर घूमना फिरना? हाँ, हमारा जो मैंने और मेरे छोटे भाई हैं साजिद, हमने जो फैक्ट्रियों में वक्त गुजारा, आपको पता है कारखानों में, मिलों में, ये इस तरह का बहुत माहौल है। हमारे साथ जो बैठते थे काम करते,
वो नशा करने वाले नहीं थे सिर्फ, वो अच्छा। बेचने वाले भी थे। अच्छा। यहाँ तक कि उन्होंने पास रखी होती थी ये चर्स वगैरह, अफीम वगैरह, वो उसे पाउडर कहते हैं और पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे, तो वो अपने पास रखी होती थी उन्होंने बेचने के लिए भी। अच्छा। सियालकोट के अंदर। तो हम पता नहीं कैसे बचे रहे हैं, अल्लाह ताला का करम ही है, माँ बाप की दुआएं हैं इसमें, या अच्छे लोगों के साथ भी थोड़ा वक्त गुजरता था, उठते बैठते थे, तो उसी की बरकत से। वरना मैं समझता हूँ कि नशा करने वाले नहीं, बेचने वालों के साथ हम तो काम बेचने करते वालों रहे के साथ काम करके हाँ, बचे हैं। नशा बेचने वालों के साथ हम काम करते रहे फैक्ट्रियों में, लेकिन फिर भी बचे रहे हैं। अल्लाह ताला का ये बड़ा खास और ये करम बात है। भाभी आपसे करते थे आके फैक्ट्री के ऐसा माहौल कि अच्छा वो लोग हैं नशा बेचते हैं करते हैं? नहीं, बाहर की बातें कभी भी हमने घर बाहर में की बातें नहीं नहीं, अब्बाजान से हम करते थे, ओके। लेकिन ये कि वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा उनके साथ आप काम करते, वो तो मजबूरी है उस इदारे में काम, लेकिन उनके साथ उनके घर जाना, उनके साथ दोस्ती नहीं बढ़ानी। छुट्टी वाले दिन शाम को कहीं आना जाना नहीं है कि पुलिस उनको पकड़े तो आपको भी साथ ले जाए। काम तो मजबूरन करते थे बैठ के हम, लेकिन जब वो बाहर निकलते थे या खाना खाते थे या इतवार का छुट्टी का जो दिन गुजरता था, इस टाइम हम उनसे नहीं मिलते थे। हम दूर ही रहते थे। तो बस देखे ना, सादी सी बात है कि आपने उस कंपनी से दूर रहना है। हाँ, और ये आपके वालिदैन आपको सिखा रहे भी दूर रहें और बच्चे भी ये महसूस करें कि हमारे वालिदैन किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, और अपने बच्चों पे भी उसका असर डालें और उनको जो है ना इसका पाबंद करें। बिल्कुल कि भाई आपने उसको बल्कि बताएं कि हमारे मुआशरे में इस तरह के लोग भी हैं, आपने उनसे बचना है। वो देखो वो नहीं था बच्चा तो उसका ये हाल हुआ है। एग्जाम्पल बतानी है बच्चों को। एग्जाम्पल बतानी है बड़ी और प्यारी अपना बात। तजुर्बा है जो वो बच्चों के साथ शेयर करते रहना चाहिए हमें नशे के हवाले से। तो नशा बहुत बुरी आदत भी है और नशा अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है, अल्लाह के हबीब को पसंद नहीं, बल्कि इससे मना फरमाया। और इस पे मुआशरे पर जो असर पड़ता है वो सबके सामने, वो हमारे सामने इतनी मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अगर हम उन मिसालों को ही सामने रख लें तो हम इबरत ले सकते हैं। बड़ी प्यारी बात आपने की कि ना सिर्फ बच्चों को बचाना है बल्कि खुद एक्सपीरियंस अपना शेयर करना है कि अच्छा जिस तरह से ज़रा आप अपनी एक रूटीन रखेंगे कि अच्छा मैं उससे नहीं मिलता क्योंकि ये वजह है कि मैं उससे नहीं मिलता, मैं उस माहौल में नहीं जाता क्योंकि ये वजह है उस माहौल की, वहाँ पे नशा डिस्कस होता है, किया जाता है, बिकता है, व्हाटएवर, लेकिन खुद भी उससे बचना है और ये बात बच्चों तक पहुंचानी भी कि ये वजह है कि हमें इससे बचना है। मेरे बहुत करीबी रिश्तेदार एक लड़की है, अच्छा, उसकी जब शादी हुई तो उसका शोहर सिगरेट पीता था, बस सिगरेट। ओके। तो हमारे रिश्तेदारों में से एक लड़का था, वो इस तरह के जो है ना माहौल से बड़ा अच्छी तरह वाकिफ था कि सिगरेट से फिर बंदा कहाँ तक चला जाता है, कहाँ चला जाता है। तो उसने ना उससे कहा कि पुत्र तू तेरी शादी हो गई है एक सिगरेट पीने वाले से, तो तू ना अभी तलाक ले ले। तो वो इतना गुस्सा हुई है उसे कि कोई नहीं सिगरेट पीता है तो क्या हो गया, छोड़ देगा, मैं छुड़वा लूँ। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो गुस्सा लगता ही है, मैं अगर किसी लड़की की अभी शादी हो तो कहूँ ये सिगरेट पीता है तो तलाक ले ले, तो कितना थोड़ा awkward होता है। तो अब वो इतना चर्स पीता है, पाउडर पीता है और पता नहीं क्या क्या करता है। 2 बच्चे हो गए हैं, तीसरा होने वाला है। और अब वो 10 साल के बाद जो है अपने घर बैठ गया कि मुझे तलाक दो। तो इस हद तक हालात आ गए हैं। तो जब उसे वो कहा था कि अभी सादा सिगरेट पीता है तो इसे छोड़ दो, तो उसे बड़ा अयूब लगा था। उस वक्त उसे लगा शायद मैं इसको छुड़वा लूंगी सिगरेट। तो अब वो जब वो घर उसने अपने घर बसाने की कितनी कोशिश की उस लड़की ने। तो उस घर में ये है कि माहौल भी इस तरह का था, उसी की वजह से कि वो गालियां निकालता था, आगे जो बहन भाइयों के बच्चे थे वो भी गालियां सीख गए। अच्छा, वैसे अरशद भाई हमने कोई फैमिली ऐसी नहीं देखी कि जहाँ पर कोई एक शख्स भी, स्पेशली मर्द की जो बात करें, वो अगर नशा करता है तो उस घर में सुकून हो, उसका माहौल अच्छा हो। उसी के हालात बुरे हो, फैमिली में एक हो तो वो सब के लिए काफी है। सबके हालात खराब करने के लिए वो अकेला ही काफी है। ना वो कमाने के लिए कहीं जाता है, ना कमा के कोई लाता है, ना उसने जिंदगी में कोई काम सीखा है नशा करने की वजह से। अच्छा, कितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं, आप जब उनको प्रोब करना शुरू करते हैं, सबकी बात नहीं करें लेकिन काफी ज्यादा ऐसे केसेस होते हैं कि जहां पर आप जब प्रोब करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो आपको ये पता लगता है कि जो शौहर है वो नशा करता है। और
नशा करके वो बीवी बच्चों को मार रहा होता है, या ये जो भी मामलात होते हैं, मेंटली अब्यूज करना, फिजिकली अब्यूज करना, ये मामलात हम ऐसे घरों में काफी ज्यादा देख रहे होते हैं। हाँ। तो एक जड़ क्या होती है, वो इस सारे मसले की जड़ जो है वो नशा है, और यकीनन यही वजह है कि इसको लानत करार दिया गया है कि नशा एक लानत है। तो इसको अब खुद भी महफूज रहे, अपने बच्चों को महफूज रखें। इसके इस तरह की और भी बहुत सी आदतें हैं जो लड़कों में पाई जाती हैं। अब तो नशा लड़कियों तक भी आ गया, बिल्कुल ऐसे ही। तो रिश्ते करने में बड़ी रुकावट हो रही है। तो अच्छा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिल रहा, ना लड़की वालों को ना लड़के वालों। सही बात है। तो अल्लाह ताला इससे हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबके हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया इस बड़ा इंपॉर्टेंट मौजूद जिस पर आज हम बात कर रहे थे। अल्लाह हम सबको महफूज भी रखे, नज़र रखें अपने इर्द गिर्द माहौल पर, लोगों पर। बच्चे कहाँ उठ बैठ रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों को बचाना है सबसे इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ बच्चों को बचाना है, क्योंकि इस बच्चों को बचा लेंगे तो साइकिल ब्रेक हो जाएगी, वो जो एक चेन है उसे हम ब्रेक कर लेते हैं। बिल्कुल। एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन। कोई भी कैसा भी पुराना गद्दा लाओ और डायमंड सुप्रीम फोम का नया ब्रांड न्यू मैट्रेस धनाधन ले जाओ। सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जामे शीरी। 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 सब पीते हैं KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जामे शीरी। सब पीते हैं 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 लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जामे शीरी। सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जामे शीरी। सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जामे शीरी। सब पीते हैं लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जामे शीरी। सब पीते हैं। जमाने कई बदले, न बदली ममता न बदले हम, जहाँ ममता वहाँ डालडा। लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जामे शीरी। सब पीते हैं 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 लाइट रिफ्रेशिंग गर्शी जामे शीरी। सब पीते हैं। हर घर पूरा होता है अच्छी आदतों से, जैसे कल के लिए कुछ संभाल रखने की आदत। इसीलिए यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने ज्यादा कैपेसिटी वाले डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स देते हैं आपको अप टू 40% बिगर क्रिस्पर, ताकि आप कर सकें ज्यादा स्टोरेज और सेव कर सकें अप टू 50% एनर्जी, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। 250 रुपए में किसी का दस्तरखान आबाद करें, क्योंकि जैज़ कैश है ना।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब एक ऐसी पर्सनालिटी ने हमें ज्वाइन किया जो कि हम सब खवातीन को, हम सब लड़कियों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। 2014 में एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया और उसके बाद देखते ही देखते वो कैसे छा गई और वो हम सब ने देखा। अच्छा, इस फील्ड की अगर बात की जाए शुभ, हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि मेल डोमिनेटेड फील्ड है और ऑब्वियसली जब शुरू में जो फीमेल स्पोर्ट्स एनालिस्ट या फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस फील्ड में एंटर हुई तो यकीनन उनके लिए कितना मुश्किल था अपना नाम बनाना, अपनी जगह बनाना एंड देन अपने आप को मनवाना कि नहीं मैं भी क्रिकेट पे बात कर सकती हूँ, मैं भी स्पोर्ट्स पे बात कर सकती हूँ। बिकॉज नेगेटिविटी भी बहुत होती है, क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपके टैलेंट को देखते हैं और आपको आगे बढ़ते हुआ देखना चाहते हैं। वो जेंडर नहीं देखते, वो टैलेंट देखते हैं। वैसे होना भी चाहिए, इट शुड बी टैलेंट, इट शुड नॉट बी जेंडर। आपने कहा ना कि मैंने इतने साल पहले की अगर हम बात करें कि उस वक्त चैलेंजेस, आई थिंक स्टिल देयर आर चैलेंजेस। अभी भी अगर हमें कोई पूछे कि अच्छा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर, अच्छा बड़ी चंद हमें नजर आती है, नजर तो खैर वैसे उनके बाद बहुत सारे हमने देखा कि नजर आती है, फिर भी कम ना फील्ड में नजर आती है हमें टीवी शोज होस्ट करते हुए। खैर आज जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पे ज्यादा नजर आती है, मतलब इस सीट के ऊपर, वहां पे हम उनको बड़ा कम देखते हैं। तो आज हमने सोचा कि ज़ैनब अब्बास को हम अपने प्रोग्राम में बुलाए और उनसे जरा उनकी जर्नी, उनके करियर के हवाले से बात करें। सो ज़ैनब इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ज़ैनब? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा गुजर रहा है ज़ैनब रमजान? बिल्कुल ठीक जा रहा है जैसे होता है रमजान। किचन में जाती हैं? किचन में बिल्कुल, मुझे एक्चुअली कुकिंग का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, नॉट मेनी पीपल नो दैट बट इट्स ओनली मेरे पास टाइम का थोड़ा सा इशू है आजकल बिकॉज मैं फैमिली लाइफ में उस तरह से बिजी हूँ। बट मुझे शौक है कई चीज़ें बनाने का, तो वो इफ्तार पे मैं हमेशा मेरी कभी न जब टाइम हो तो एक ना एक डिश जरूर होती है। वो एक डिश कौन सी होती है ज़ैनब सबसे अच्छी बनाती है? लज़ानिया। लज़ानिया सबसे अच्छा बनाती है? लज़ानिया, हाँ लज़ानिया। अच्छा ज़ैनब, खाने पीने का शौक है, ज्यादा फूडी है? बहुत ज्यादा। देसी खाना? देसी खाना तो मेरा फेवरेट है। अच्छा। हाँ, आई एम लाइक अ ह्यूज फूडी। मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा जीन्स में है। मेरी अम्मी कश्मीरी हैं तो उनकी साइड से आपको पता है कश्मीरियों को तो खाना बहुत पसंद है। फिर दूसरी साइड पंजाबी है, उनको भी खाना पसंद है। फिर खाना ही खाना है फैमिली में। सुबह में डिस्कस होता है लंच में क्या होगा, लंच में डिस्कस होता है डिनर में क्या होगा। तो खाना तो इज आवर थिंग। और ऐसे में फिटनेस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, वेट फ्लक्चुएट जाहिर करता रहता है। मैं बस वर्कआउट करती हूँ। आई एम इनटू माय फिटनेस, तो आई ईट so that I can work out. तो exactly यही वाला है कि मतलब डाइट वगैरह नहीं, बट इट्स जस्ट कि मैं वर्कआउट बहुत करती हूँ। जब ज्यादा खा लिया ज्यादा वर्कआउट कर लिया, ज्यादा वर्कआउट कॉम्पनसेट करने के लिए। so that's how you balance it out. और खाना नहीं छोड़ना, ये अच्छी बात है। वैसे ये वाकई बहुत अच्छी बात होती है कि भाई एंजॉय करें जिंदगी को, खाएं सब कुछ, बर्न करें। हाँ, नहीं खाना तो मतलब you know it's part of your life, it's a major part of your life, and वो क्या है जिंदगी जिसमें आप कुछ एंजॉय नहीं कर सकते। सही बात है, ऐसा ही है। अच्छा ज़ैनब, करियर का स्टार्ट थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाते हैं। 2014 प्रॉब्ली मैंने ठीक बताया, 2014 में आपने करियर स्टार्ट किया था। कितना मुश्किल था अपने आप को मनवाना, एंटर होना इस फील्ड में? अब तो माशाल्लाह आपका बहुत नाम है और बहुत सारे मेजर इवेंट्स जो हैं वो आप कवर कर रही होती हैं, बट उस टाइम पे जब नहीं थी ख़वातीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट तो कितना मुश्किल आपके लिए था? आई थिंक उस वक्त मुश्किल था, बिल्कुल मुश्किल था, बिकॉज ये एक ऐसी फील्ड थी जिसमें यू नो इसको एज अ करियर ऑप्शन सीरियसली ख़वातीन के लिए लिया ही नहीं जाता था। एंड मैं बाहर पढ़ रही थी, तो जब मैं वापस आई तो मुझे क्रिकेट का हमेशा से शौक था। दैट वाज माय थिंग कि मैं हमेशा से बचपन से फॉलो करती आ रही हूँ। तो ये नहीं था कि मैं ऐसे ही आ गई, मुझे शौक था देखने का, फॉलो करने का, पढ़ने का उसके ऊपर। आई यूज्ड टू रीड अ लॉट, मैं ब्लॉग करती थी। तो ये मेरे एज ग्रोइंग अप मेरे हैबिट्स से अराउंड क्रिकेट। आई थिंक वो वाली बात जो आपने की है कि लोगों को कन्विंस करना कि आई कैन टॉक अबाउट क्रिकेट, जो शुरू में आप कह रही थी, आप डिस्कस कर रहे थे, वो वाली चीज़ काफ़ी मुश्किल थी। बिकॉज लोग बैठे होते हैं आप में कोई नुक्स निकालने। सही बात। आपने अगर आप टेलीविजन स्क्रीन पे हो तो उनको नहीं परवाह कि यू नो मतलब यू नो एरर हो सकता है, कोई गलती हो सकती है, नहीं। यू हैव टू बी स्टेटिस्टिकली करेक्ट, फैक्चुअली करेक्ट, आपको टेक्निकल नो हाउ आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी है। तो एक जहाँ पे मैं आई फील मेरे पास थोड़ा सा एक लेवरेज ज़रूर था, वो ये था कि मुझे गेम की समझ थी। बिकॉज मैं शुरू से देखती आ रही थी, तो वो प्रॉब्लम नहीं था कि अब मुझे सीखना है कि जी LBW क्या होता है, ये क्या होता है, वो मैं सारा ऑलरेडी देखती आ रही थी और बल्कि बहुत इन डेप्थ देखती आ रही थी। तो मेरे पास वो एडवांटेज ज़रूर था।
लेकिन ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टिंग में बहुत एक डिफरेंट बॉल गेम है, उसमें आपको समझना पड़ता है, टीवी समझना पड़ता है, वो सारी चीज़ें, प्रेजेंटिंग के अपने वो चैलेंजेस हैं और फिर लोगों को कन्विंस करना, वो आई थिंक दैट वाज द टफ पार्ट फॉर मी। मुझे थोड़ा सा कल्चर शॉक लगा था बिकॉज जब मैं आई तो मैंने देखा कि क्रू में भी कोई लड़की नहीं थी जो हमारा प्रोडक्शन क्रू वगैरह होता था। सो इट वाज कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड। ये जो अब आप देख रही हैं सारी पिछले 4-5 सालों में आई हैं, उस वक्त तो कोई भी नहीं था। एग्जैक्टली। सो आहिस्ता आहिस्ता करके बाकी सब आना शुरू होगी। एंड देन किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करती हैं वो भी बड़ा मैटर करता है। टैलेंट, गेम की नोहा होना, वो सारी चीज़ें तो ज़ाहिर है एक तरफ चलती हैं, बट वी लव योर ड्रेसिंग। किस तरह से आप फील्ड में स्पेशली हमने नहीं सोचा था कि क्रिकेट ग्राउंड में कोई कमीज शलवार पहन के कोई खातून खड़ी होगी या ऐसी चीज़ें। तो ये एक जो चीज़ चेंज करना या एक ट्रेंड इंट्रोड्यूस करवाना एंड देन लोगों का अप्रिशिएट करना, ये कैसी फीलिंग होती है? ये आई मीन टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई कॉन्शियसली उस तरह से नहीं की कि मैं ये करूँगी तो ऐसा होगा तो लोग फॉलो करेंगे। आई जस्ट स्टे ट्रू टू माई सेल्फ। मतलब The way you are. हाँ, मतलब कि मैं अगर ये घर पे भी यही पहनूंगी, अगर मैं जिस किस्म के पहन रही हूँ एंड मेरी मतलब काम पे एक लुक होती है विच आई फील इज आपकी पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनलिज्म, कि आपको प्रोफेशनल लगना है, आपको प्रेजेंटेबल लगना है। आप ऑब्वियसली मीडियम हमारा टेलीविजन ही है, तो उसके लिए आपको एक प्रेजेंटेबल तो लगना ही लगना है। और बाकी मैं जैसे कि मैंने कहा कि मतलब कोई ये नहीं है कि मैं कोई बॉर्डर्ड सेंस ऑफ स्टाइल के कोई 10 स्टाइलिस्ट बैठे हुए हैं मुझे स्टाइल करने के लिए। इट्स वेरी मच हु आई एम। तो जो आप देखते हैं दैट्स मी। कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं थी इसके पीछे, बस जो हैं वही। इट्स माई ओन सेंस ऑफ स्टाइल। मतलब कि मेरी अपनी जो सेंस, जो मुझे ठीक लगता है कि हाँ आई थिंक ये ठीक लगेगा, मैं वही कैरी करती आ रही हूँ ऑन स्क्रीन पे, जो मैं या ग्राउंड पे जब मैं जाती हूँ। और जो मैंने देखा इर्द गिर्द ऑब्वियसली जो बाकी लोग क्या पहन रहे हैं, किस तरह से, मतलब व्हाट इज़ द लुक दैट यू आर ट्राइंग टू वो, क्योंकि आप ज़्यादा कैजुअल भी नहीं हो सकते। आप ये नहीं हो सकता कि टी शर्ट और जीन्स में जाके प्रेजेंट करना शुरू हो जाओ। यू हैव टू बी अ लिटिल मोर प्रोफेशनल लुक होती है। प्रोफेशनल लुक होती है, एग्जैक्टली। आपको थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ता है, बट वो दैट इज समथिंग दैट हैज इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आहिस्ता 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 से चेंज भी होता रहा है मूड के मुताबिक और सेंस के मुताबिक, इवेंट के मुताबिक भी समटाइम्स। हाँ, एग्जैक्टली। सो वो आई डोंट लाइक आई सेड कि इट्स वेरी मच जो मैं खुद हूँ। दैट्स वेरी नाइस। आपने इतने लोगों के इंटरव्यूज किए, इतने क्रिकेटर्स के, किसका सबसे मुश्किल रहा इंटरव्यू करना? Who was the most difficult person अब तो to खैर talk सबसे to? दोस्ती हो गई होगी अब तो, क्योंकि इंटरव्यू कर करके बट नहीं, जरूरी नहीं सबसे दोस्ती हुई हो। आप किस सेंस में डिफिकल्ट? देखिए डिफिकल्ट बहुत सी चीजें को आप कैटेगराइज कर सकते हो। समटाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं उनकी पर्सनालिटी का ऑरा ऐसा होता है कि आपको लगता है कि इनसे बात करना मुश्किल है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको लगता है कि मैं जो मर्जी सवाल कर लूं, जवाब उस तरह से नहीं देना, जवाब उस तरह से नहीं देना, इनसे जवाब निकलवाना जरा मुश्किल काम है। होते कुछ इंट्रोवर्ट किस्म के क्रिकेटर्स भी। आई थिंक शुरू में, अब नहीं, मैं अब नहीं कहूंगी, लेकिन शुरू में बाबर का इंटरव्यू करना वाज टफ। आई थिंक अभी भी बहुत से लोगों के लिए बहुत टफ है। हाँ, बिकॉज वो अब थोड़ा सा शायद उनको बेहतर एक्सपोजर हो गया, लेकिन उस वक्त वो विद इन हिमसेल्फ रहते थे, और जो बंदा विद इन हिमसेल्फ रहता है उसका नेचुरली इंटरव्यू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आप उनसे कितना के निकलवा सकते हो, यू नो, यू आर इन दैट पोजीशन। सो अगर वो आपको आगे इतना नहीं दे रहा, डिटेल में जवाब नहीं दे रहा, देन यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, बट इट डजंट मेक फॉर दैट इंटरेस्टिंग कंटेंट। बट आई थिंक कि अब वो भी थोड़े मीडिया सावी हो गए हैं, थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन आई फील कि मुझे ये प्रॉब्लम शुरू में जरूर आती थी, नॉट जस्ट विद बाबर बट विद अदर क्रिकेटर्स जिनकी मीडिया ट्रेनिंग अभी नहीं हुई हुई। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम फॉर इट, बट मैं ये कह रही हूँ कि एज समवन हु इज आस्किंग क्वेश्चंस, आप थोड़ी देर बाद सोचते हो कि अच्छा ज्यादा मिल नहीं रहा जवाब, अब मैं क्या आगे क्या करेंगे लाइक आप जवाब मिल रहा हो हाँ या ना में, तो बंदा कहता है मैं क्या करूं। हाँ, एग्जैक्टली। सो आई थिंक दैट वाज एन इशू, बट वो आई फील हमारे बहुत से क्रिकेटर्स का है, बिकॉज वही बात आ गई ना कि मीडिया ट्रेनिंग नहीं है, और वो आते हैं फ्रॉम यू नो हम्बल बैकग्राउंड्स, एंड मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई होती, एंड यू डोंट इवन एक्सपेक्ट कि इस यू नो आते साथ कोई बहुत अच्छा बोलना शुरू हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। सो या दैट्स अ थिंग। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता खुद बंदा सीख जाता है, जो कि अब हम देखते हैं। दैट्स वेरी नाइस। और दोस्ती किससे हुई सबसे ज्यादा? दोस्ती देखिए, मैंने अपनी जो 11 साल है ना लिटरली इन लोगों के साथ ही गुजारे हैं ऑन द फील्ड, क्योंकि इन द सेंस कि आप मतलब कहीं बाहर टूर कर रहे हो तब भी वही आपको नजर आ रहे हैं,
आप ऑफ द फील्ड हो, कहीं इधर उधर फिर रहे हैं, तब भी आपको नजर आ रहे हैं. सो आई हैव स्पेंट सो मच टाइम विद देम कि नेचुरली एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप सबके साथ है. यू नो आई थिंक जब 2017 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी इंडिया को हरा के, व्हिच वाज अ बिग मोमेंट. आई थिंक उस वक्त की टीम बड़ी यंग थी, तो हसन अली, शादाब, फहीम, आई मीन इनका एक अपना रोटी गैंग था, इनसे भी मेरी काफ़ी अच्छी थी, हंसी मजाक था. मतलब दे वर वेरी यू नो दे वर यंग एंड दे हैड एन एनर्जी अबाउट देम. उस तरह से था. फिर मोहम्मद आमिर हैं. आई मीन देयर आर सो मेनी अदर्स जिनके साथ मेरी एक अच्छी रही है और है भी, बिकॉज वही बात है, हमने इकट्ठे ही सॉर्ट ऑफ अपना करियर का ग्राफ जो है ना इकट्ठे स्टार्ट किया है. तो वो मुझे देखते रहे हर जगह, मैं भी उनको देखती रही हूँ हर जगह. वो भी सोचते होंगे ये हर जगह पहुंच जाती है. ट्रैवलिंग तो फिर इकट्ठे जब ट्रैवल करें वैसी दोस्तियां नेचुरली हो भी जाती हैं. ऑब्वियसली आप एक बंदे को कंफर्ट लेवल हो जाता है ना, किसी के साथ आप काम करो, किसी को कॉन्स्टेंटली इंटरव्यू करो. सो एक्चुअली सबके साथ ही जो करंट क्रॉप जो आया है अब, जिनको 6-6 साल हो गए, इन्होंने मेरे साथ ही करियर्स अपने स्टार्ट किए थे. तो एक अच्छी रिलेशनशिप है सबके साथ. बिकॉज वो एक बॉन्ड आपका नेचुरली डेवलप होना भी शुरू हो जाता है. अच्छा ज़ैनब, कहाँ पर सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हैं कि आपको पता चले, बिकॉज ट्रैवलिंग आपको ट्रैवल भी अच्छा खासा करना पड़ता होगा. सो कहाँ की खबर मिले कि अच्छा मुझे यहाँ पर जाना है, आप बड़ी खुशी होती है. सो मेरी जो ऑल टाइम फेवरेट सिटी है, जहाँ पे मैं हर एक को कहूँगी कि कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर जाएं, इट्स केप टाउन, साउथ अफ्रीका. मेरा ख्याल है मैंने उससे ज़्यादा खूबसूरत जगह नहीं देखी. एंड आई हैव ट्रैवल्ड माशाल्लाह अ लॉट बिकॉज ऑफ माय जॉब. आपको कभी ऑस्ट्रेलिया चलेगा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत, सिडनी इज़ ब्यूटीफुल. लेकिन केप टाउन की जो खूबसूरती है, जो न्यूलैंड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जिसके बैकड्रॉप में आपके पास माउंटेन्स हैं और सामने एक पिच है और वहाँ पे मैच चल रहा होता है, मैंने उससे ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी. और उस जैसा ग्राउंड मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि पहाड़ियों के बीच में एक ग्राउंड है और क्लियर ब्लू स्काइज हैं, मौसम बिल्कुल हसीन है, और जैसे कहते हैं लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत चिल्ड आउट हैं, खाना बहुत अच्छा है, सी फूड इन पर्टिकुलर, बिकॉज वो कोस्ट के साथ है. सो आई थिंक कि केप टाउन साउथ अफ्रीका से ज़्यादा खूबसूरत जगह मैंने नहीं देखी. मैं बहुत, आई वुड लव टू गो. मैं गई हूँ 3 दफ़ा गई हूँ शायद वहाँ पे. ओके, और आप बार-बार जाना चाहती हैं वहाँ पे? मैं बार-बार, मुझे कोई बुला ले मैं चली जाऊँगी. मुझे आई फील कि सुकून वहीं पे है, तो बहुत मज़ा आता है वहाँ पे जाके क्रिकेट कवर करने का. वो अलग ही माहौल है, वो इंजॉय करते हैं अपने आप को. ग्राउंड में भी देखने आते हैं, कोई नहीं. देखिए हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये वो, आप खाना नहीं अंदर लेके जाते. वहाँ पे जी बारबेक्यू चल रहा है. ओके. वो ग्राउंड के ऊपर अपने वो लेकर आते हैं बारबेक्यू स्टेशन और अपना वो पिकनिक चल रही होती है. बच्चे आए होते हैं, आइसक्रीम स्टॉल्स हैं वहाँ पे, सब कुछ है. मौसम अच्छा होता है ना, मौसम अच्छा है, उसकी वजह से यू नो एक मतलब जिसे कहते हैं कि ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी, एंड हल्की सी हवा, बिकॉज वहाँ पे ऑब्वियसली कोस्ट ऐसी है. ओके, तो मॉडरेट वेदर है और हालात ऐसे कि आप वैसे ज़्यादा एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं. तो केप टाउन इज समथिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और बार बार वहाँ जाना चाहती हैं. तो जो लोग भी अभी नहीं गए केप टाउन तो ज़रूर जाएं जी. ज़ैनब ने तो हाईली रिकमेंडेड डेस्टिनेशन बता दी है. ज़ैनब, हमें कुछ और गुफ्तगू भी कर लेंगे, छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है. ब्रेक से वापस आते हैं राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में, हमारे साथ रहिए.